नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आयोग ने अपनी अगली बैठक का जो है ऐलान कर दिया, यानी टाइमलाइन का जो शेड्यूल है उसको जारी कर दिया है और इसके लिए जो है आधिकारिक रूप से नोटिस भी जारी कर दी गई है। देहरादून, नई दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, लखनऊ, भुवनेश्वर और कोलकाता के बाद अगली बैठक कहाँ होने वाली है, ये जानने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी प्रवीण शर्मा सर। आपका मनी सेंट्रल बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। तो आज के शो में 8वें वेतन आयोग की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले 3 दिनों से चली आ रही आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक आज खत्म हो गई। इस बैठक के नतीजे क्या रहे, आपके एफडी, लोन, ईएमआई पर क्या असर होगा, जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद 8वें वेतन आयोग के नए नोटिस को जो है डिकोड करने की कोशिश करेंगे और अंतिम में सरकार के नए बिल से क्या यूपीआई पेमेंट का पूरा सिस्टम बदलेगा, इसकी करेंगे पड़ताल। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंटर की शुरुआत। सर, सबसे पहली कहानी, हालांकि हम लोगों ने सोची थी कि 8वें वेतन आयोग की ही लेंगे प्रवीण सर, लेकिन पहली कहानी हम लोगों ने सोचा कि जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की जो बैठक हुई उसके क्या आउटकम्स रहे, उससे जो है कहानी की शुरुआत करेंगे। तो सर, क्या ग्रोथ को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर और आगे के क्या प्रोजेक्शंस के बारे में जो है डायरेक्शंस दिया गया आरबीआई गवर्नर के द्वारा? देखिए विशाल, आज बड़ी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की एक बैठक थी जिसमें जो कयास लगाए जा रहे थे कि क्या जो रेट्स हैं उसमें इजाफा होगा, क्या रेट्स बढ़ाए जाएंगे, उस पर आज आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने उन तमाम जो कयासों को विराम दे दिया और साफ तौर पर जो रेट में जो बढ़ोतरी था उसके बढ़ोतरी की जो एक आशंका पैदा हो रही थी उसको एक बार और रोक कर रखा है। रेट्स में किसी तरह का बदलाव नहीं किया। तो जी पहली बड़ी बात यह है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ग्रोथ रेट को लेकर जो बात है और इन्फ्लेशन को लेकर बात है, वहां आरबीआई ने एक पॉजिटिव रुख बताया है। इन्फ्लेशन के अनुमानों को घटाया जबकि ग्रोथ के अनुमानों को घटाया। अगर आप पिछले जो तमाम आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स को देखें, खासतौर पर इस साल की शुरुआत से जो हुई, उन सब में इन चिंताओं को जताया गया था कि किस तरह से पूरा जो ग्लोबल एटमॉस्फेयर है वो भारत के ऊपर, भारत की ग्रोथ के ऊपर और महंगाई के ऊपर एक नकारात्मक असर डाल सकता है। जी। तो सर, कुछ जो डेटा है उसको हम लोग समझ लेते हैं। फाइनेंशियल 27 के लिए ग्रोथ का जो अनुमान है 6.6% से बढ़ाकर 6.7% किया गया। फाइनेंशियल 27 के लिए महंगाई का अनुमान जो है 5.1% से घटाकर 5 किया है और बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत है। क्रेडिट ग्रोथ में बढ़त देखने को मिल रही है। घरेलू डिमांड और एक्सपोर्ट में जो है मजबूती बनी हुई। कुछ मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो है प्रवीण सर, वो मैं बता रहा हूँ अपने व्यूअर्स को। Q3 में पीक बनने के बाद Q4 में महंगाई में नरमी दिखेगी, ये भी बात जो है कहा जा रहा है। ग्लोबल चिंताओं के बावजूद जो है भारत की जो है करंट अकाउंट डेफिसिट यानी सीएडी वो स्थिर है। क्रेडिट की डिमांड वो मजबूत बनी हुई है। चौथी बार प्रवीण सर जो है ब्याज दरें जो है 5.25% पर स्थिर है। न्यूट्रल का जो रुख है बल्कि वो अप्रैल मई में अगर आप देखेंगे तो करंट अकाउंट के हम सरप्लस में थे। $2.8 बिलियन का करंट अकाउंट का सरप्लस था। बस एक वो बताया जी। मैंने यहाँ। लेकिन सर, ये तो बात होगी गुडी गुडी बात, यानी जो पॉजिटिव एस्पेक्ट, लेकिन कुछ जो नेगेटिव बात है उनको भी जो हम आपसे समझने की कोशिश करते हैं। अब पहला पॉइंट ये आ रहा है कि ग्लोबल स्तर पर जो है चैलेंजेस यानी चुनौतियां जो हैं वो बनी हुई है। यूएस के जो फ्रेश टैरिफ हैं उससे कहा जा रहा है कि ट्रेड को लेकर अनसर्टेनिटीज है वो बनी हुई है। तीसरी तिमाही तक में जो कहा जा रहा है कि महंगाई में बढ़त का जो है वो जोखिम बना रहेगा। तो इन 3 पॉइंट्स को हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे सर। नहीं, देखिए अभी हाल में ही जो यूएसटीआर है, यूएस ट्रेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने भारत और तमाम जो दुनिया के 50 मुल्क हैं, विशाल, भारत अकेला ऐसा मुल्क नहीं है जिस पर लगाया गया फोर्स्ड लेबर का जो जहां पर भी हो रहा उसके जरिए जो सामान अमेरिका जाएगा उस पर 10% टैरिफ लगाने की बात आई। अब वो मसला जाहिर तौर पर भारत के लिए एक नेगेटिव है और उसका उसका जिक्र जो है वो जी संजय मल्होत्रा साहब ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में यहाँ साफ तौर पर उसको किया है। एक जोखिम भारत की ग्रोथ के लिए या ओवरऑल जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उस पर ये चीज दिखाई देती है विशाल। जी। और सर, रिटेल महंगाई को लेकर भी कहा जा रहा है कि यह अनुमान से ज़्यादा है। इस फ्रंट पर भी कुछ चिंता की बात हाँ, है जिस तरह। रिटेल महंगाई को लेकर जो संजय मल्होत्रा गवर्नर साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये थर्ड क्वार्टर में अपने पीक पर पहुंचेगी। 5.9% की बात कही है। उसके बाद से इसमें गिरावट आएगी। जब चौथे क्वार्टर पर हम जाएंगे तो 5.5% पर आएगी। ओवरऑल जो महंगाई का आउटलुक रखा है या फोरकास्ट रखा है उसको 5% आरबीआई ने कर दिया है। जाहिर तौर पर रिजर्व बैंक की इस वक्त की सबसे बड़ी चिंता विशाल महंगाई को लेकर ही है।
ये बात भी कही गई कि दुनिया के जो तमाम सेंट्रल बैंक्स हैं जी। उन्होंने रेट बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन कई इकोनॉमीज ऐसी हैं जो अभी इसको वेट एंड वॉच की लिस्ट में रखी है कि क्या रेट अभी बढ़ाए जाए, क्या घटाए जाए। महंगाई जिस तरह से मूव हुई है, अब उसमें दो तीन फैक्टर जी। विशाल हैं। जो एक फैक्टर ग्लोबल इकोनॉमी का है, दूसरा बड़ा फैक्टर जो अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में तो वो अल नीनो का है। ओके, अल नीनो पर भी आएंगे सर, लेकिन आपने जो तमाम इकोनॉमीज की बात की है, तो अमेरिका से भी जो लगातार जो खबरें आ रही हैं सर, यूएस फेड की तरफ से भी जो कमेंट आती है, वहाँ पर भी जो आया बात जो कि वहाँ भी रेट्स अनचेंज ही रखे गए हैं। वहाँ भी लगातार 4 बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो है यूएस फेड ने जो है रेट्स में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया। नहीं, बिल्कुल। भारत भी और तमाम दुनिया के मुल्क इस चीज पर नजर रखते हैं कि यूएस फेड जो है वो क्या डिसीजन अपने मॉनेटरी पॉलिसी में जो है वो लेगा, और उन चीजों को देखा जाता। भारत में भी चूंकि महंगाई अभी अगर आप जून का जो नंबर देखेंगे तो वो 4.4% का रहा एग्जैक्टली। है। जो आरबीआई का जो एस्टिमेट था या जो फोरकास्ट था उससे कम है। 30 बीपीएस की कटौती के हिसाब से है वो नंबर। ओके। तो रिजर्व बैंक के पास अभी एक इस तरह की गुंजाइश है, और इसीलिए आरबीआई को जो कहा जा रहा है कि उसको महंगाई के मोर्चे पर एक राहत मिली है या राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बात, ग्रोथ के मोर्चे पर आरबीआई ने खुद ही अपना जो अनुमान था 6.6% का उसको बढ़ाकर 6.7% किया है ओवरऑल ईयर के लिए। जबकि इस तिमाही के लिए आरबीआई खुद कह रहा है कि साहब जो हमारा अनुमान था उसके मुकाबले कहीं ज्यादा यानी 7% की ग्रोथ फर्स्ट क्वार्टर में हो सकती है। तो जी भारत के लिए कुछ चीजें पॉजिटिव भी है, जिस तरह से इकोनॉमी ने अपना रेजिलियंस मिसाल दिखाया है। सर, अल नीनो की आपने बात छेड़ी है, तो मैं इस पॉइंट ये भी आ रहा है सर कि मॉनसून की जो है डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर अनसर्टेनिटीज़ है, अनिश्चितता बनी हुई है। इस पर कुछ अगर आप कमेंट करना चाहेंगे। और कई बार हम लोगों ने मनी सेंट्रल में इस बात को समझने की भी कोशिश की थी कि देश के कुछ 8 से 10 राज्य ऐसे हैं जो अल नीनो के इम्पैक्ट को लेकर बड़े सजग दिखे थे। कई तरह की, कई लेवल्स पर, कई चरणों में जो है तैयारियां भी देखने को मिल रही थी। नहीं, देखिए, ये अल नीनो और अनइवन रेन ये दोनों आरबीआई की चिंता की जो, या कहें सरकार और रिजर्व बैंक दोनों की फिक्र की जो फेहरिस्त है उसमें सबसे टॉप पर है इस वक्त। और इसको आरबीआई ने आज अपनी जब कमेंट्री की उसमें भी इस बात को जाहिर किया। रिजर्व बैंक ने कहा है कि जो देश के जो 166 बड़े जो रिजर्वॉयर हैं या जलाशय हैं उनमें पानी का लेवल जो है वो 44.4% है। एक साल पहले इसी वक्त को अगर देखेंगे तो ये 69.3 69.3% था। ओके। और ये एक दशक का जो एवरेज है विशाल, वो भी 47.4% का उससे भी कम है। तो आपका जो रिजर्वायर है या जो जलाशय हैं जिनके जरिए आपकी जो पूरी खेती बाड़ी को सींचने का काम होता है, वहां पर पानी की स्थिति अभी कमजोर बनी हुई है। एक बड़ा मसला है। मॉनसून को अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 14% के आसपास या 13% के आसपास का मॉनसून का अभी आपका डेफिसिट दिखाई दे रहा है, जो आपका लॉन्ग रेंज की जो नॉर्मल मॉनसून का जो आपका प्रक्रिया है उससे आप कम मॉनसून पर इस वक्त खड़े हुए हैं। ओके। और इसी के चूंकि मॉनसून कम है, बारिश कम हुई है, इसी वजह से आपकी जो खरीफ सीजन की जो बुआई है वहां पर भी कमी दिखाई दे रही है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी चिंता। रिजर्व बैंक ने ये कहा भी है कि जो महंगाई है उसको अगर आप उसकी अगर आप बढ़ोतरी को देखेंगे तो उसमें दो चीजें सबसे बड़ी रही हैं जिनकी वजह से महंगाई बढ़ी है विशाल। जी पहली चीज रही है आपकी फ्यूल की का इन्फ्लेशन, जो जी। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, जिसमें जो ग्लोबल वॉलेटिलिटी है वो उसकी जड़ में है। दूसरी चीज है फूड इन्फ्लेशन। तो उन्होंने कहा कि महंगाई में जो ग्रोथ दिखाई दे रही है वो दरअसल ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ नहीं है, बल्कि वो दो तीन फैक्टर्स पर टिकी हुई ग्रोथ है, जिसके मूल में जो है इन्फ्लेशन और आपका इन्फ्लेशन कह रहा हूं, फ्यूल इन्फ्लेशन और आपका फूड इन्फ्लेशन है। जी सर, आपने सही बात बताया कि जो कच्चे तेल में की वजह से जो इंपोर्ट हो रहा है, जिसको लेकर हम लोगों ने भी कई बार मनी सेंट्रल में डिस्कस करने की कोशिश की कि 22 लाख करोड़ के आसपास का जो इंडस्ट्री है, जिसको आप कहते थे, इसको अगर E20 से अगर खबर को जोड़ के देखें कि उसकी जो लॉबिंग को लेकर नितिन गडकरी साहब बात उठाते रहते थे, तो वो कह रहे हैं कि जो कच्चे तेल के इम्पोर्ट में बढ़त से जो है देश का करंट अकाउंट डेफिसिट है अब वो बढ़ चुका है। तो आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सर इसमें कुछ नरमी आ सकती है। मेरा प्रश्न आपसे ये होगा कि क्या वॉर को लेकर जो सिचुएशन है वो
अभी कैसी है, क्या और गंभीर बनी हुई है स्थिति या कुछ उसमें नरमी है? नहीं, देखिए, ये बात और रिजर्व बैंक गवर्नर ने आज कही है, और इससे पूरी दुनिया, भारत अकेला नहीं, पूरी दुनिया, और खासतौर पर अगर आप साउथ ईस्ट एशिया या एशियन कंट्रीज को अगर आप देखें, ज्यादा प्रभावित हैं। उनका कहना यह है कि शॉक जिस तरह के अब दिखाई दे रहे हैं, या जो पूरा का पूरा आप फरवरी से जो क्रम शुरू हुआ, उसमें एक शार्प वॉलेटिलिटी दरअसल नजर आ रही है। जून में लड़ाई रुकी, जुलाई में लड़ाई फिर से हो गई। तो जो महीने दर महीने या एक हफ्ते लड़ाई रुकी रही, उसके बाद अचानक से लड़ाई शुरू हो जाना। एक रिपोर्ट बड़ी ये आई है, संभवतः ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, कि अमेरिका का जो स्टॉक पाइल है इस लड़ाई को लेकर, जो लॉन्ग रेंज की और प्रेसिशन मिसाइल का जो स्टॉक पाइल था, वो तकरीबन खत्म होने की कगार पर है। और ओके। ऐसा आप समझिए कि दशकों में हुआ है, जब अमेरिका का जो एक स्ट्रेटेजिक स्टॉक पाइल या भंडारण था मिसाइलों का, वो खत्म होने की कगार पर आ गया, सिर्फ और सिर्फ इस जंग की वजह से। तो मतलब अमेरिका के अमेरिका सारे भी कारतूस फूंक गए क्या सर? अमेरिका इस वक्त इस मुश्किल में है कि उसको किस तरह से अपना जो पूरा का पूरा स्टॉक पाइल है, उसको किस तरह से रिस्टोर किया जाए। तो खैर, भारत के संदर्भ में बात करें तो ये लड़ाई बार बार जो एक शॉक दे रही है, कभी प्राइसेस एकदम ऊपर जाते हैं, दूसरे दिन पता चलता है कि ट्रंप साहब ने कह दिया नहीं, हम तो एग्जैक्टली नेगोशिएशन सर। टेबल पे बैठे, आज अब बात हो जाएगी, अब हम लोग नहीं लड़ेंगे। तो पता चलता है क्रूड एकदम शार्पली नीचे आ गया। तो कंट्रीज के पास दरअसल कोई एक स्टेबल स्ट्रेटजी बनाने का टाइम नहीं मिल रहा, भारत भी उसमें उसमें शामिल है। और इसीलिए अगर आप जुलाई का नंबर देखेंगे, संभवतः अगर मैं ठीक बता रहा हूं, तो जुलाई में सबसे ज्यादा क्रूड का इंपोर्ट रूस से हुआ, जो देश के टोटल इंपोर्ट का लगभग आधा परसेंट, 54-55% हमने क्रूड जो है वो रूस से खरीदा। जी, इसके बावजूद कि अमेरिका की तरफ से सख्त चेतावनी थी कि आप रूस से जो है तेल नहीं खरीदेंगे, और जिस डेटा की हम लोग बात कर रहे थे, आप प्रवीण सर बता भी रहे थे, $71 प्रति बैरल के आसपास आया था, जब 21 दिन की जो है शांति को लेकर जो है व्यवस्था बनाई गई थी कि आप पीस टॉक जो हुआ था 21 दिन का, हालांकि 21 दिन से कम समय में भी उस चीज़ को जो है अमेरिका और ईरान दोनों ने जो है संधि को जो है तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय जब संधि हुई थी तब $71 प्रति बैरल के आसपास आ गया था। और फिलहाल जो है ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड की बात की जाए तो $82 to $90 प्रति बैरल के आसपास इसी रेंज में जो है वो ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप जैसा कह रहे हैं सर, कभी नरमी आने की कोई उम्मीद नहीं है सर वॉर को लेकर? नहीं, वॉर की को लेकर कोई परमानेंट दरअसल सॉल्यूशन वॉर का नहीं है। दिखाई नहीं दे रहा। ये तय नहीं हो पा रहा कि किन शर्तों पर चीजें रुकेंगी। अब ओमान और ईरान कह रहे हैं कि साहब, हम एक मैकेनिज्म ऐसा बना रहे हैं जिसमें जाने वाले शिप जो हैं वो ओमान के रास्ते से जाएंगे, आने वाले ईरान के पोर्ट की तरफ से आएंगे। क्रू जो पूरा का पूरा जो रूट है शिप्स के आने और जाने का हॉर्मुज से, उस सब को तय करने की बात आ रही है। फीस कौन लेगा, कैसे वसूली जाएगी, इस सबको का मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं। अमेरिका और दुनिया के बाकी मुल्क कह रहे हैं कि साहब, किसी भी कीमत पर हॉर्मुज से फीस बर्दाश्त नहीं, स्वीकार नहीं है। तो आप हॉर्मुज को किस तरह से कंट्रोल करेंगे, चाहे अमेरिका या बाकी के जो मुल्क हैं वो कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या फीस ली जाएगी, भविष्य का क्या मॉडल तैयार होगा हॉर्मुज को लेकर, ये कई बड़े ऐसे सवाल हैं जिनका जो है जवाब विशाल को अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा सर कि जिन लोगों के पास जो है मान लीजिए कुछ कॉर्पस बचा हुआ है, एफडी कराना है, किन्हीं का लोन चल रहा है या किसी की ईएमआई चल रही है, उनको क्या सलाह होगी सर? इस आरबीआई एमपीसी के मिनट्स जो अगर जारी होंगे 1-2 दिन के बाद, उनके बाद उनको क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा उनके लिए? नहीं, सीधे तौर पर देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़ा फायदा है, बैंकों को फायदा है, क्योंकि लोन के अपटिक में और हेल्प मिलेगी, खासतौर पर हाउसिंग लोन, जो कि सबसे बड़ा पार्ट होता है, बड़े टिकट जी। साइज के लोन होते हैं। तो हाउसिंग सेक्टर को फायदा, ऐसे लोगों को फायदा है जो घर खरीदना चाह रहे हैं या जो होम लोन लेकर बैठे हैं, ऐसे तमाम लोगों के लिए ब्याज दरें अभी निचले स्तर पर रहेंगी। ये एक सबसे बड़ा विशाल फायदा इन लोगों के लिए है। एफडी वालों को अगर आप एक तरह से देखें तो कम से कम जिन लोगों ने एफडी करा रखी है वो पक्के उस पर बैठे होंगे, चलिए अभी फिलहाल ऐसे कोई रेट नहीं पड़ने जा रहे, या उनका कुछ ऐसा मिस या लॉस नहीं होगा। आने वाले वक्त में क्या दिसंबर में आरबीआई रेट बढ़ाएगा या उसके बाद बढ़ेंगे, या हो सकता है रेट बढ़ाने का साइकिल लाने की जरूरत ही ना पड़े रिजर्व बैंक को। अगले 6 महीने में इस तरह की परिस्थितियां तैयार हो, मान लीजिए जंग रुक जाती है, जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो अगर कम होता है,
तो हो सकता है आरबीआई को रेट बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। रेट अगर नहीं बढ़े तो एफडी वाले आज जहां खड़े हैं वो उसी लेवल पर उनके लिए एक अच्छी पोजीशन है कि साहब आपने अगर एफडी कराई तो आप फायदे में हैं, क्योंकि एक अच्छा खासा रेट अभी बैंक एफडी पर ऑफर कर रहे हैं। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर ताज़ा अपडेट ये आ रही है कि जो है टाइमलाइन जो है पेश किया गया है। जिस तरह से तमाम राज्यों में जो बैठक का दौर चल रहा था, उसके बाद आगे कहाँ कहाँ बैठकें होंगी, इसको लेकर जो है लिस्ट जो कहिए, नोटिफिकेशन कहिए, वो जारी हो गया। तो प्रवीण सर का रुख करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर अब अगली बैठक जो है वो कहाँ है। नहीं देखिए, अब नया जो एक नोटिफिकेशन आ गया है 8th पे कमीशन की तरफ से, और जयपुर में 1 सितंबर से जो है वो मीटिंग की शुरुआत होगी, जिसमें जो कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि हैं उन सबसे जो है बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा विशाल। जी, तो सर तमाम राज्यों में जो है बैठक की गई लोगों के द्वारा 8वें वेतन आयोग के द्वारा। पहले देहरादून था, नई दिल्ली में टाइमलाइन देख रहा था सर, पुणे, हैदराबाद, लखनऊ, भुवनेश्वर, कोलकाता, इन तमाम जगहों पर बैठक हो गई। आगे आप बता रहे हैं कि राजस्थान का जो है रुख किया जाएगा। उसके बाद भी कहीं और बैठकों का दौर देखने को मिलेगा क्या? बिहार में क्या और दूसरे जो राज्य हैं वहाँ भी 8वें वेतन आयोग की टीम जाएगी? नहीं बिल्कुल, देखिए जो कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि हैं उनका कहना यह है कि आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में, बिहार, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे जो तमाम राज्य हैं जो जहां पर अब तक बैठकें नहीं हुई हैं, इन राज्यों की तरफ 8th पे कमीशन का इन राज्यों में दौरा हो सकता है। यहाँ के कर्मचारियों के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू किया जा सकता है, उनके साथ इंटरेक्शन हो सकती है, और उनके उनसे जो डिमांड्स हैं इन कर्मचारी संगठनों की, पेंशनरों की, वो तमाम डिमांड्स को लेने का कार्यक्रम आने वाले वक्त में दिखाई दे सकता है विशाल। जी, तो सर मैं आपसे समझना चाहूँगा कि 9 महीने से अधिक का वक्त जो है वो बीत चुका है, क्योंकि 18 महीने का समय इन लोगों ने लिया था कि पूरे रिपोर्ट को हम लोग जो है कंपाइल कर कर आपको देंगे सरकार को। तो सर क्या इस प्रोसेस पे कुछ देरी होगी या एज इट इज़ जो टाइमलाइन है उसी पर काम होता हुआ दिखेगा? नहीं, अब देखिए माना ये भी जा रहा है कि सितंबर एंड तक या अक्टूबर एंड तक मीटिंगों का ये दौर खत्म हो सकता है, ऐसा कर्मचारी संगठनों के जो तमाम प्रतिनिधि हैं उनको लगता है कि अगले 1-2 महीने में ये तमाम जो मीटिंग्स हैं इनका पूरी की पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद 4-5 महीने या 6 महीने का वक्त आप अधिकतम मान लीजिए रिपोर्ट को तैयार करने में, जो 8th पे कमीशन है उसको लग सकता है। इतना पूरा वक्त वो अपनी रिपोर्ट को कंपाइल करने में लगा सकते हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि मार्च तक या मार्च एंड तक मान लीजिए कि रिपोर्ट सबमिट हो सकती है अधिकतम उसमें, और उसके बाद केंद्र सरकार को ये सौंपी जा सकती है कि अब आप इस पर अपना जो सरकार का फैसला है वो सरकार अपना फैसला रखेगी। इसको इसमें क्या संशोधन करने हैं, 8th पे कमीशन जो रिपोर्ट देगा उसमें उसमें किस तरह के बदलाव केंद्र सरकार की तरफ से आते हैं, और फिर क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा ये उसके बाद तय होगा विशाल। जी, और इसी बीच सर एक और बड़ी खबर ये आ रही है 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड कि 8वें वेतन आयोग ने कुल 20 पदों पर जो है वो भर्तियां निकाली हैं सर। सीनियर कंसल्टेंट के लिए 5 पद है, और कंसल्टेंट के लिए भी 5 पद है, और यंग प्रोफेशनल्स के लिए 10 पद जो है उसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। अगर किसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फाइनेंस, HR और IR यानी इंडस्ट्रियल रिलेशंस में अगर किसी की मास्टर डिग्री है या MBA है तो वो लोग आवेदन कर सकते हैं, और अच्छा खासा वेतन मिल रहा है सर। फुल टाइम के लिए 1,80,000 रुपये से लेकर 90,000 रुपये तक के वेतनमान को जो है वो देने की बात की जा रही है। तो सर ये भी एक बड़ा अपडेट है, क्यों काम करने को लेकर मैन पावर की जरूरत है इसलिए बहाली निकाली जा रही है। नहीं बिल्कुल, और ये एक इस लिहाज में मैं इसे एक अच्छी खबर भी मानता हूँ। इसका मतलब आप सीधे तौर पर ये विशाल समझ सकते हैं कि 8th पे कमीशन एक तेज रफ्तार से, या इस जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है उसकी स्पीड को कम नहीं होने देना चाहता। 8th पे कमीशन चाहता है कि तेज रफ्तार से सारी अब जो रिपोर्ट बनाने का काम है, या जो लाखों की तादाद में मेमोरेंडम और सुझाव और सवालों के जवाब पहुंचे हैं उनको सॉर्टिंग उनकी करनी होगी, उनमें से की पॉइंट्स निकालने होंगे, उसके बाद उन पर विचार विमर्श करके तब आप आगे की रिपोर्ट को तैयार कर पाएंगे। तो एक मेहनत टास्क है दरअसल 8th पे कमीशन के पास, कोई छोटा मोटा टास्क नहीं है। 26-27 जो लाख कर्मचारी तो आपके अकेले NPS के आते हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी तादाद बैठती है, करोड़ से ऊपर है सर। जो बिल्कुल पेंशनर्स को और दोनों को अगर मिला लेंगे तो करोड़ से ऊपर की तादाद बैठ जाती है।
55 लाख मेरे ख्याल से पूरे के पूरे जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं जी, और 69 उनका लाख नंबर है। तो पेंशनर्स हैं। एक बिल्कुल, जी सर। तो ये तो एक नंबर नंबर ये एक बड़ा है, और इसको इतने बड़े लोगों की उम्मीदें इस पूरे के पूरे टास्क से जुड़ी हुई हैं। तो जी आसान काम नहीं है, जाहिर तौर पर इसमें ज्यादा मैन पावर की भी जरूरत होगी, और इसको पूरा करने के लिए ज्यादा लोगों की भी जरूरत जी। पड़ेगी। अब सर लगातार हम लोग आपसे जो है एचआरए के मामले को भी समझने की कोशिश करते थे। कहा जाता था कि एक्स वाई जेड कैटेगरी बनी हुई है, फिलहाल जो एचआरए मिल रहा है बड़ा नाकाफ़ी है। अगर किसी मेट्रो सिटीज़ में अगर उस एचआरए को कंपेयर किया जाए तो बड़ा नाकाफ़ी लगता है। अब एक बार तो हम लोगों ने कैलकुलेशन भी किया था, आप बता भी रहे थे कि दिल्ली जैसे शहर में अगर 5,000 10,000 के आसपास में कहाँ ही कोई अच्छा घर मिल पाता है। इसको रेज़ करने की डिमांड थी। कई कर्मचारी संगठन भी जो है वो कहते हुए दिख रहे थे कि इस पूरे लिमिट जो है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। इसी को लेकर सर राज्यसभा में क्या एचआरए को लेकर एक बड़ी बहस हुई है? सर हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे, क्या हाउस रेंट अलाउंस को लेकर क्या कुछ बड़ी बातें सामने आई हैं? नहीं, देखिए, एचआरए को लेकर एक स्पेसिफिक सवाल संसद में पूछा गया, और उसमें ये पूछा गया कि जो केंद्र सरकार की सेवा में कार्यरत अगर पति और पत्नी दोनों हैं, और जी। दोनों एक आवास में रह रहे हैं, तो उनके जो उनका एचआरए जो या भत्ता जो है वो उनको नहीं मिलता। क्या इस नीति में किसी तरह के संशोधन की जरूरत है? तो उसका जवाब जो है वो वित्त मंत्रालय ने दिया है, और उसमें कहा है कि ये एक व्यवस्था है जिसके तहत अगर पति पत्नी एक साथ एक आवास में रह रहे हो, दोनों केंद्र सरकार के में सेवारत हैं, तो उनको उन दोनों ही पति और पत्नी दोनों को ही जो जो आपका आवास का भत्ता है वो नहीं दिया जाएगा, और इसमें संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो इस पॉलिसी में बदलाव की जो की जो बात थी उसको मंत्रालय ने नकार दिया है। चलिए सर, ये तो बात हुई 8वें वेतन आयोग की। अब आगे बढ़ते हैं सर। और कल जिस खबर को हम लोगों ने आपसे समझने की कोशिश की थी कि जो फटाफट हम लोग जो पेमेंट करते हैं आए दिन यूपीआई से, उस पर अगर किसी भी तरह का चार्ज लग जाए तो आपकी जीवन कितनी बदल जाएगी, इस मामले को समझने की कोशिश करेंगे प्रवीण सर से। आज उस पर सर एक बड़ा अपडेट ये आ रहा है सर कि 2,000 रुपये से ऊपर तक अगर आप यूपीआई का ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन करेंगे तो आप पर चार्जेस लग सकती है। कल तक ये नंबर डिस्क्लोज नहीं हो पाया था सर, तो क्या ये सटीक बात है, ये सटीक खबर है सर? क्या आप 2,000 रुपये से ऊपर का अगर यूपीआई पेमेंट करेंगे तो और पैसे कटेंगे क्या? नहीं, देखिए, ये अभी सटीक नहीं है, लेकिन जो सरकार ने जो संसद में जो टैक्सेशन एंड अदर जो उसको बिल जो पेश किया है, जिसकी बात हम लोगों ने की थी, उसमें सरकार ने एक डिजिटल ट्रांजैक्शन पर से जो जो एक चार्ज लेने का जो रोकने का जो नियम था उसको सरकार ने वापस लेने, उसको खारिज करने, उसको वापस लेने का, एक अमेंड करने का जो है वो बिल सरकार ने रखा डिजिटल ट्रांजैक्शंस को लेकर। अब इसमें बहुत सारी चीजें विशाल सामने आ रही हैं। अभी इसमें ये तय नहीं है कि 2,000 रुपए या उससे ऊपर के चार्जेस पर ये बिल लगेगा। ये कितना लिया जाएगा, इसको लेकर भी मात्रा भी तय नहीं है कि कितना लिया जाएगा। तो अभी तमाम जो चीजें आ रही हैं वो सूत्रों के हवाले से स्पेकुलेशन के तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी सर, सरकार का प्रस्ताव जो है जैसा कि आप कह रहे हैं कि सूत्रों के मुताबिक 2,000 रुपये से अधिक की यूपीआई पेमेंट पर 0.25% से लेकर 0.4% तक एमडीआर, यानी जिसको आप कल बहुत बेहतर तरीके से आसान भाषा में मर्चेंट डिस्काउंट रेट समझा रहे थे सर, उसको लगाने पर विचार कर सकती है। लेकिन सर इसमें कहा जा रहा है कि मान लीजिए दोस्तों को अगर आप 2,000 5,000 10,000 रुपये अगर आप भेजेंगे तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन किसी दुकानदार पर अगर आप 5,000 रुपये का यूपीआई पेमेंट करेंगे या 10,000 का पेमेंट करेंगे तो भविष्य में कहा जा रहा है कि इस पर एमडीआर का जो है चार्ज वो लग सकता है। ये मामला क्या है सर? नहीं, देखिए, इसमें सरकार जो चाहती है उसका मतलब ये है कि अगर आप इंडिविजुअल्स आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं, मान लीजिए मैं आपको पे कर रहा हूँ, मनी ट्रांसफर कर रहा हूँ, या आप मुझे कर रहे हैं, इस पैसे पर कोई एमडीआर नहीं लिया जाएगा। चार्जेस जो है वो पीयर टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन, P2M जो ट्रांजैक्शन है बेसिकली वो होंगे, यानी मर्चेंट्स के जरिए जो ट्रांजैक्शंस किए जाएंगे वो होंगे। एक बात इसमें ये और निकल कर आ रही कि जिनका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए सालाना से ज्यादा का है, ओके। ऐसे ही मर्चेंट्स पर ये एमडीआर लिया जाएगा। ये एक बात भी सामने आ रही है। तो यानी जो बड़े जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, या इस तरह के जो बड़े बड़े कारोबार हैं,
वहां अगर इस तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं तब आपका आपका एक एमडीआर जो लगेगा, जिसको लेकर 25 बीपीएस से लेकर जी। आप 40 बीपीएस या 30 बीपीएस तक के अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, तो वो लिया जा सकता। उसका रास्ता खोलने की दरअसल एक तैयारी सरकार की तरफ लेकिन सर यहीं से अगला प्रश्न ये आता है कि मान लीजिए हम और आप जैसे कई लोग जो हैं फ्लिपकार्ट और तमाम ऐप्स के जरिए जो है शॉपिंग करते हैं, तो अगर मान लीजिए हम लोग पेमेंट करते हैं, मान लीजिए ग्रॉसरी मंगाते हैं, सब्जी वब्जी मंगाते हैं, तो क्या हमें वो पैसा देना पड़ेगा या फ्लिपकार्ट पे करेगी सर वो एमडीआर? अब देखिए, इसमें विशाल दो तीन चीजें हैं, और इस चीज को मैं भी समझने की कोशिश इतने वक्त से कर रहा था कि आखिर क्या एक आम यूजर को ये पैसा चुकाना पड़ेगा या नहीं। अब अभी एमडीआर आपका डेबिट पर और आपका क्रेडिट कार्ड, इन दोनों पर एमडीआर जो है वो लगता है। अगर आप देखेंगे तो लगभग 80 टू 90 बीपीएस का जो डेबिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हैं किसी मर्चेंट के यहाँ, तो वो एमडीआर के तौर पर देना पड़ता है। दूसरी तरफ अगर आप क्रेडिट कार्ड के पर जो एमडीआर लगता है, जी। मर्चेंट डिस्काउंट रेट, अगर उसकी आप बात करेंगे तो ये 250 से 300 बीपीएस तक का चार्ज लिया जा सकता है। उसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी 2.5% से 3% तक का चार्ज यहाँ पर क्रेडिट कार्ड पर लिया जाता है। डिपेंड करता है कि कौन मर्चेंट है। कई जो ज्यादातर जो अगर आप पेमेंट जहां करते हैं, वो आपसे कार्ड स्वाइप के या कार्ड के जरिए पेमेंट करने का कोई पैसा जी। नहीं लेती। अभी डेबिट कार्ड आप कहीं कर लीजिए, जब ज्यादातर जगहों पर क्रेडिट कार्ड पर भी, कुछ जगहों पर क्रेडिट कार्ड या कार्ड से पेमेंट करने पर पैसा लिया जाता है। यही तस्वीर आपकी सामने आ सकती है बहुत सारे। अब जो यूपीआई को अगर आप चार्जेबल बना देते हैं 2,000 रुपए या उससे ऊपर का, तो ऐसी तस्वीर अब दूसरी जगहों पर भी विशाल दिखाई दे सकती है। चलिए सर। मोटे तौर पर बैंकों और जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, इसमें भी कहानी लंबी है बहुत। इनके लिए कमाई का एक रास्ता खुलने की गुंजाइश बनी सर है। खबरें ये एक आ जो रही हैं कि बात यूपीआई पर अगर एमडीआर लागू हो गया तो कई कंपनियों को यानी पेमेंट कंपनियों की कमाई में जबरदस्त इजाफा हो सकता है। सर कहा जा रहा है कि 10,000 करोड़ तक की कमाई हो सकती है। ये समझाइए सर ये मामला। नहीं, 10,000 करोड़ की कमाई सीधे तौर पर 10,000 क्या, अब और कई खबरें ऐसी हैं जहां बता रहे कि 13,000 करोड़ तक कमाई जा सकती है। जी। अगर 25 से 30 बीपीएस तक का चार्ज अगर एमडीआर पर लगाया कल तो आप गया, बता भी रहे तो थे सर ये कि शेयर इनके शेयरों में भी अच्छी खासी तेजी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे आप पेटीएम देख लीजिए, जो तमाम जो कंपनियां हैं जो लिस्टेड है इस फिनटेक सेक्टर की, कंपनियां। उनके शेयरों में इजाफा इजाफा उनके में देखा गया। तो सर ये कैसे अब होगी इसमें कमाई दो ये बताइए। रिपोर्ट, इस ये एमडीआर के जरिए, देखिए अब सरकार ने बिल ला दिया। इस बिल के जरिए एक रास्ता खुलेगा कि आप जो यूपीआई का पेमेंट कर रहे हैं 2,000 या उसके ऊपर का, तो उस पे कमाई का रास्ता खुलेगा। अब आप समझिए कि वैसे तो 2,000 रुपए या उससे ऊपर के जो ट्रांजेक्शन हैं, अगर आप उनको वॉल्यूम वाइज देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ 5% बैठते हैं टोटल वॉल्यूम का। ठीक जो है। 23 अरब जो ट्रांजैक्शन मान लीजिए जो जुलाई में दिखाई दिए, मान लीजिए जी। इसमें यूपीआई के जरिए, उसमें आप समझिए कि 5% ट्रांजैक्शन ही ऐसे हैं जो 5,000 रुपए से ऊपर के हैं सर। और देश भर में जो यूपीआई पेमेंट्स जो हो रही है उसकी तादाद 88% के आसपास है। माफ कीजिए एक सेकंड। जी। देश भर में सर जो कुछ पॉइंटर से मैं बता देता हूं कि बैंक और पेमेंट कंपनियों को कितना फायदा हो सकता है। तो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की रिपोर्ट है प्रवीण सर, अगर यूपीआई पर 15 से 30 बेसिस पॉइंट का अगर एमडीआर लगाया जाता है और ये केवल 2,000 रुपए से ऊपर के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लागू होता है, तो फाइनेंशियल ईयर 28 तक बैंक और पेमेंट कंपनियों को 5,000 करोड़ से लेकर, जैसा कि प्रवीण सर भी कह रहे हैं, कि 13,000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त कमाई हो सकती है। अब इतनी जी मैं दूसरी बात कह रहा था। 5% के टोटल ट्रांजैक्शन में इनका हिस्सा है आपका जो 2,000 या ऊपर के नोट है, अगर आप वॉल्यूम को देखेंगे यूपीआई के। जी लेकिन अगर आप जब वैल्यू को देखते हैं तो ये 65% से ज्यादा की वैल्यू बनाते हैं। ओवरऑल जो जो 30 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए, उसमें 35 लाख, जो 65% ट्रांजैक्शन है, वो वैल्यू आपकी बैठती है 2,000 या उससे ऊपर की। इससे आप अंदाजा विशाल ये लगा लीजिए कि कितना बड़ा अमाउंट बैठेगा जब आप 25 या 30 बीपीएस या 2.5% या 3 जो उसका अगर आप हिस्सा लेते हैं इसमें एमडीआर। एमडीआर के तौर पर, तो ओके। ये बड़ा नंबर बैठेगा। 10,000 रुपए पे 25 रुपए या 1,000 रुपए पे 2.5 रुपए। जी इस नंबर का अब आरबीआई, जब चूंकि सरकार ने अब ये अगर बिल ले आई, ये बिल पास हो जाता है, उसके बाद
रिजर्व बैंक इसमें गाइडलाइन बनाएगा कि साहब जो जो एमडीआर के जरिए पैसा आएगा वो पैसा दरअसल डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, जी। बैंकों के पास कितना पैसा जाएगा, और जो पेमेंट गेटवे हैं, आपका पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, इस तरह के इनके पास क्या शेयर जाएगा। इसी वजह से इनके रेवेन्यू बढ़ने की उम्मीद है। बर्नस्टीन और जेफरीज दो बड़ी रिपोर्ट आई है जिसमें जेफरीज ने ये कहा है कि एक बड़ा रेवेन्यू का एवेन्यू खुल रहा है इन कंपनियों के लिए, लेकिन इनको इस पैसे का बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल करना होगा क्योंकि ये पैसा काफी इनके लिए महत्वपूर्ण है। नहीं तो दूसरी जो जी। चीज जो बर्नस्टीन ने कही है, उन्होंने कहा है कि इन कंपनियों का 3,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट पूल तैयार हो सकता है इन कंपनियों के लिए, जिसपे कोई इनकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं लगने वाली बहुत ज्यादा, क्योंकि यूपीआई का देखिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। अब उसमें आपको कोई तकनीकी तौर पर बहुत अपग्रेड नहीं करना, आपका लेकिन बेस सर तैयार कल है। कल अब तो जो हम लोग पैसा चर्चा कर आएगा, रहे थे, कल तो हम, आप माफी चाहूंगा आपको रोक रहा हूं, कल तो हम लोग जो चर्चा कर रहे थे उसमें यही बात कहा जा रहा था कि कोई पैसा नहीं लग रहा, सब कुछ फ्री है, लेकिन आरएनडी पर कोई आदमी खर्च नहीं कर पा रहा है, कुछ इसको जो है फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव इसका जो है बदलाव करने के लिए उस पर पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है, इसलिए सरकार का ये प्लान है। फिर आज ये विरोधाभास जैसा स्टेटमेंट क्यों? सरकार, हाँ, इस चीज को लेकर भी खबरें आई कि सरकार जो दे रही है वो सरकार दे रही है 2,000 करोड़ रुपए तक का इंसेंटिव। 1500 करोड़। जी। 1,500 करोड़, हाँ तो जी। उसमें बजट में 2,000-2,100 करोड़ जी रुपए जी तक जी। के प्रावधान है। और खर्च हो रहा है इनका 10,000 करोड़ के आसपास। खर्च को इनका बताया जा रहा है कि 10,000 करोड़ रुपए तक का सालाना का खर्च है। जी। जो बड़ा खर्चा इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने, बड़ा करने पर माना जा रहा है। लेकिन अब जो बर्नस्टीन की जैसी रिपोर्ट है उस हिसाब से तो ये कह रहे हैं कि साहब कोई बहुत बड़ा, एक एक जो कंपनी को अगर आप देखेंगे, हो जी। सकता है एनपीसीआई का खर्च बड़ा हो, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा का पूरा इंफ्रा जो यूपीआई का टिका हुआ है वो दरअसल एनपीसीआई का बनाया गया इंफ्रा विशाल है। ओके ओके। अब प्रवीण सर, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि ये तो बात हुई कि मान लीजिए इन लोगों की जो है 10,000 करोड़ से लेकर 13,000 करोड़ तक के आसपास की कमाई होगी, लेकिन कल एक बात हम लोग भी चर्चा कर रहे थे कि ग्राहकों पर ये बोझ कहीं ना कहीं डायरेक्ट वे पर पड़ने वाला है, क्योंकि मान लीजिए हमसे आप पैसा नहीं लेंगे, लेकिन मान लीजिए जिसको हम पे कर रहे हैं उनको ये चार्जेस देना पड़ेगा एमडीआर, लेकिन वो भी तो कहीं ना कहीं हमसे ही वसूलेंगे सर, तो उनकी तो 13,000 करोड़ की कमाई होगी, हमारा क्या होगा? हाँ, ये एक देखिए, अब इसमें जो बात मैं इससे पहले कह रहा था कि बैंकों को जो तमाम तरह के कमाई के जो नॉन इंटरेस्ट इनकम वाली जो कमाई है वो बढ़ाने का एक जरिया यहाँ पर सरकार के द्वारा खोल दिया गया या खोल दिया जाएगा इस कदम के जरिए, जहां बैंक भी कमाई करेंगे और आपका जो पेमेंट गेटवेज है उनके लिए भी एक कमाई का या रेवेन्यू जनरेशन का मौका खुलेगा। ग्राहकों के एंड पर ये चीज आ सकती है, हो सकता है कि आने वाले वक्त में जब आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करें तो मर्चेंट जो बैंक का जो भी आपका मर्चेंट है जिस पर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो हो सकता है आपसे कहे कि साहब आपने मान लीजिए 15,000 रुपए का खर्च किया, तो जी। हो सकता है इसको एक चार्ज के तौर पर वसूलें। अभी भी अगर आप देखेंगे तो एयरलाइंस के अगर आप टिकट वगैरह बुक करते हैं या मूवी टिकट बुक करते हैं तो बहुत सारे जो आपके ई कॉमर्स साइट हैं या ऑनलाइन साइट है, वो साइट्स हैं, वो आपसे प्लेटफॉर्म फीस के तौर पर, कन्वीनियंस फीस के तौर पर आप तो कल बता रहे पैसा थे कि ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड आपसे से ले लेते हैं। विशाल पेमेंट करने जाओ तो अपफ्रंट होके मांग लेते हैं कि भाई अगर आप क्रेडिट कार्ड से मुझे बिल्कुल। पैसा दे रहे हैं तो आप मुझे चार्जेस दीजिए। 2% का तो तयशुदा चार्ज है अगर आप क्रेडिट कार्ड से ऐसी जगहों पर पेमेंट करते हैं जो जिनके बारे में यह माना जाता है कि आमतौर पर यहाँ क्रेडिट कार्ड से पेमेंट आप नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर दुकानदार या ऐसे अगर मर्चेंट सर्विस देते हैं तो वो उसके लिए 2%, कोई 2.5% का चार्ज लेता है। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनी 9।